वेलकम वंस अगेन। आज के मेरी इस वीडियो का टॉपिक है एंजाइम्स, जिसमें एंजाइम्स की डिस्कवरी, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जहाँ तक एंजाइम की डिस्कवरी का सवाल है, खोज का सवाल है, एंजाइम्स शब्द जो है वो F.W. क्वेन के द्वारा 1878 में दिया गया था। ग्रीक भाषा के एक शब्दों से मिलकर ये बना होता है एन प्लस जाइम, एन और जाइम से। एन मतलब होता है इन और जाइम मतलब होता है ईस्ट। क्योंकि ईस्ट में से ये मिला था इसलिए इसको नाम दिया गया एंजाइम। तो द वर्ड एंजाइम जो है वो क्वेन के द्वारा दिया गया। लेकिन पहला डिस्कवर्ड एंजाइम यानी एंजाइम का जो नाम था जाइमेज, चूँकि ईस्ट से, जाइम मतलब ईस्ट, ईस्ट से इसको निकाला गया था, तो इसे जाइमेज नाम जो दिया वो एडवर्ड बकनर ने 1897 में दिया। तो यहाँ दो क्वेश्चन 1 मार्क के बनते हैं। एंजाइम शब्द किसने गठित किया? क्वेन ने। और फर्स्ट एंजाइम नाम किसने दिया या खोज किस एंजाइम किसके द्वारा की गई? ई बकनर के द्वारा। और क्या नाम था उसका? जाइमेज। फर्स्ट खोजा गया एंजाइम जो था वो जाइमेज था। एंजाइम को सबसे पहले आइसोलेट करने का काम, उसको क्रिस्टलाइज करने का काम, क्रिस्टल रूप में उसको शुद्ध क्रिस्टल रूप में निकालने का, एक्सट्रैक्ट करने का काम जो है वो J.C. समनर के द्वारा 1926 में किया गया था। और वो एंजाइम जो सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया गया या आइसोलेट किया गया उसका नाम था यूरिएज। तो ये भी एक 1 मार्क क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। और समनर ने ये भी बताया कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है। इसके बाद जे नॉर्थरॉप ने 1930 से 1936 तक 3 और एंजाइम्स को, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन को क्रिस्टलाइज किया या आइसोलेट किया। और उन्होंने पुख्ता किया समनर की बात को कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो एंजाइम के संश्लेषण के लिए समनर को, नॉर्थरॉप को नोबेल प्राइज़ भी मिला। बायोकेमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त हुआ था। एंजाइम्स जो होते हैं वो कार्बनिक कंपाउंड हैं। ये जीवित कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित और निर्देशित करने का काम करते हैं। ये जटिल प्रोटीन यौगिक होते हैं। इनका निर्माण केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है। तो ये एंजाइम्स जो होते हैं जिन कोशिकाओं में जिन कार्बनिक पदार्थों पर अपनी रिएक्शन करते हैं उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो रिएक्शन ये करते हैं, उस अभिक्रिया के बाद जो पदार्थों का निर्माण होता है उसे उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। तो जब ये पूरी केमिकल रिएक्शन सबस्ट्रेट पर रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट का निर्माण होता है, तो एंजाइम पूरी अभिक्रिया में प्रोडक्ट बनने के बाद बिल्कुल अपरिवर्तित रहते हैं। उनका कोई स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं आता है। यानी वो रिएक्शन को कैटेलाइज तो करते हैं लेकिन वो उस रिएक्शन से बच के भी निकल जाते हैं। तो मेयरबेक ने इनके इस नेचर को ध्यान में रखते हुए 1952 में एंजाइम्स को डिफाइन किया। एंजाइम्स आर सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन्स दैट एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। इन शॉर्ट हम उसको कहेंगे बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट एक्सिलरेट केमिकल रिएक्शन। ठीक है। हिंदी में कहेंगे एंजाइम सरल और जटिल प्रोटीन यौगिक होते हैं जो कि विशिष्ट उत्प्रेरकों की भांति क्रियाशील होते हैं या जो बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटालिस्ट या उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। कैटालिस्ट या उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक जो होते हैं वो किसी भी रासायनिक क्रिया को त्वरित करने का कार्य करते हैं, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एंजाइम्स कोशिकाओं में 2 प्रकार के होते हैं, एंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम। एंडो एंजाइम वो होते हैं जो कि उसी कोशिका में बनते हैं जिस कोशिका में वो सिंथेसाइज होते हैं। जहाँ पर उनका संश्लेषण होता है वहीं पर उनका एक्शन भी होता है। तो एंडो मतलब अंत है। एक्सो बहिर, जैसा कि नाम बता रहा है, ये वो एंजाइम होते हैं जो कि एक कोशिका में बनते हैं और बाहर आकर अपनी रिएक्शन करते हैं, एक्शन करते हैं। ये यानी किसी दूसरे सेल में या बिल्कुल भी सेल से बाहर आकर अपनी रिएक्शन जब करते हैं तो उन एंजाइम्स को हम कहते हैं एक्सो एंजाइम्स। एंडो एंजाइम्स
के बारे में अगर हम पढ़ें तो enzymes that catalyze biochemical reaction in cell in which they were produced are called endoenzyme. इनको हम इंट्रासेलुलर कोशिकाओं के अंदर ही, है ना, इंट्रासेलुलर अंतः कोशिकीय एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वो किसको बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं कोशिकाओं में, जिनमें कि वो प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ वो बनते हैं वहीं पर करते हैं। ज़्यादातर एंजाइम्स जो होते हैं वो इन्वॉल्विंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स आर एंडो एंजाइम्स। ठीक है, एंड प्लांट्स के प्राथमिक और द्वितीयक जो मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय जो होता है, उसमें ज़्यादातर ये एंडो एंजाइम्स ही होते हैं। ये these enzymes never comes out of the cell under normal condition until the cell wall and plasma membranes are disturbed. ओके, ये एंजाइम्स जो होते हैं वो कभी भी उस कोशिका से बाहर नहीं आते हैं जिसमें कि वो बनते हैं, लेकिन हो सकता है कि जब तक सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्टर्ब नहीं हो जाती हैं, अगर किसी कारणवश अगर वो टूट जाती हैं तो वो बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज वो बाहर नहीं आते हैं। जब इनका लाइफ स्पान पूरा हो जाता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसी सेल में जिसमें कि ये बनते हैं। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर एंजाइम्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, और क्वेश्चन तब बनता है जब एक्सेप्शन होता है। एक्सो एंजाइम कम होते हैं। एक्सो एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शन को आउटसाइड द सेल इन विच दे वर प्रोड्यूस। ठीक है, जहाँ वो बनते हैं उसके बाहर वो रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, इन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। वो इंट्रा सेलुलर थे, ये बहिर्कोशिकीय एंजाइम्स कहलाते हैं। Desmolaizing enzymes that break down the complex materials outside the cell are all exoenzymes. ठीक है, जो तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं, ब्रेक डाउन करने वाले होते हैं कोशिकाओं के बाहर, वो सब एक्सो एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स हिट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स के द्वारा, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा सीक्रेट होते हैं। प्रोटीएज, सेलुलेज, एमाइलेज, लाइपेज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सो एंजाइम्स के ये एग्जाम्पल थे। ज़्यादातर ये डेमोलाइजिंग तोड़ने वाले काम करने वाले एंजाइम्स होते हैं। एग्जाम्पल देखें तो एक्सो एंजाइम्स जो हैं यूजुअली प्रोड्यूस बाय द माइक्रोब्स टू हाइड्रोलाइज इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इन द मीडियम और हैबिटाट, जहाँ पर उनका आवास है या जो माध्यम में हाइड्रोलाइज और इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स जटिल फूड मटेरियल को जो इनसॉल्युबल है उसको तोड़ने का, जल की उपस्थिति में उसको तोड़ने का काम कर देते हैं, जिससे कि वो इजीली मेटाबोलाइज हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करते हैं, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स एक ग्लैंड्स के द्वारा पत्तियों पर सीक्रेट करते हैं, जिससे कि वो प्रे जो उनका जो शिकार होता है उसके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर जो सीड होते हैं, जो सीरियल्स होते हैं, जो फसलें होती, सीरियल्स हैं, ग्रेन्स है, जैसे गेहूँ हैं, जो मोनोकॉट्स हैं, उनकी सेल का, मतलब सीड का, उनकी सीड की द सेल्स ऑफ द स्कुलेटम एंड एल्यूरोन लेयर सीक्रेट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो वो भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम सीक्रेट करने का काम करते हैं सीड के अंदर। एमाइलेज जो रहता है वो बनाते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स इनटू एंडोस्पर्म, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं जो स्कुलेटम और एल्यूरोन लेयर से सीक्रेट होते हैं एंडोस्पर्म टू डिसॉल्व द स्टोर्ड फूड मटेरियल which are to be made available to germinating seedling। ठीक है, तो ये कंटिन्यूएशन में है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यहाँ पर ये कंटिन्यूएशन में है। वापस बोल देती हूँ, मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं एंडोस्पर्म के अंदर,
वो फूड मटेरियल को डिज़ोल्व करने का काम करते हैं, जिससे कि जर्मिनेशन के दौरान जो सीडलिंग बनता है उसको खाद्य पदार्थ मिल सके। तो वो काम जो होता है वो उनका होता है। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो स्कूलेटम और एल्यूरोन लेयर से होता है और एंडोस्पर्म के अंदर उनको सीक्रेट किया जाता है। तो ये एक्सोएंजाइम की तरह प्रोडक्शन अलग होता है और साइट ऑफ एक्शन जो होती है वो इनकी अलग होती है। कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, एंजाइम के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, जिसे कई जगह पर प्रॉपर्टीज़ भी लिखा होता है। एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ या एंजाइम के विशेष लक्षण पढ़ेंगे। लगभग 8-9 लक्षण हैं एंजाइम्स के, जिनमें पहला लक्षण है बहुत कॉमन कि ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ये मैंने आपको बताया। अनेक एंजाइमों को क्रिया से मुक्त किया जा चुका है और अध्ययनों से ये स्पष्ट हो चुका है कि एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के प्रोटीन अणु होते हैं एंजाइम। ये पॉलीपेप्टाइड है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। एंजाइम्स जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के प्रोटीन अणु होते हैं। प्रोटीन के अतिरिक्त इनमें आयरन अणु और कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और इनका आणविक भार जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, भार अधिक होता है। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? एंजाइम्स जो होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं और अमीनो एसिड मिलकर पेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करती है और अनेक सारी पेप्टाइड श्रृंखला मिलकर प्रोटीन्स का निर्माण करती है। तो एंजाइम जो होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होते हैं। तो सभी एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन हैं, लेकिन सभी प्रोटीन जो हैं वो एंजाइम्स नहीं हैं। लेकिन आज कुछ आधुनिक खोजों में ये देखा गया है कि कुछ छोटे आरएनए अणु जो होते हैं वो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। इसको मैं आगे आपको बताऊंगी डिटेल में, जिन्हें हम राइबोजाइम्स कहते हैं। ठीक है, तो आजकल हम ये कह सकते हैं कि सभी एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्चुअली में प्रोटीन नहीं है। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो आरएनए के भी बने होते हैं। एंजाइम्स की कोलॉइडल प्रकृति होती है, कोलॉइडल नेचर होता है। जो कोलॉइडल नेचर क्या होता है कि वो जल के साथ मिलकर एक हाइड्रोसोल का निर्माण करता है प्रोटोप्लाज्म में। तो हाइड्रोसोल क्या करता है? किसी भी रिएक्शन के लिए एक अधिक सरफेस प्रदान करता है, सरफेस को बढ़ा देता है। तो एंजाइम अणु जो कि लार्ज आकार के होने के कारण कोलॉइडल प्रकृति के होते हैं, इनकी कोलॉइडल प्रकृति के कारण इनमें अभिक्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र, अभी जैसे मैंने बताया कि लार्ज एरिया वो देते हैं। और ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के पदार्थों से अपनी रिएक्शन के प्रति ये सक्रिय होते हैं। इसके अलावा ये हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। हाइड्रोफिलिक यानी जल में सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल होता है, जिससे क्या होता है प्रोटोप्लाज्म में ये घुलकर हाइड्रोसोल का निर्माण कर लेते हैं और हाइड्रोसोल का निर्माण करने से जो सरफेस एरिया है रिएक्शन के लिए वो बढ़ा देते हैं। तो ये कोलॉइडल इन नेचर होते हैं। एंजाइम्स का गुण होता है कि ये हीट सेंसिटिव होते हैं, ताप के प्रति सेंसिटिव होते हैं। ऐसे एंजाइम्स को हम ऐसे पदार्थों को हम करते हैं थर्मोलेबाइल, जो कि ताप के प्रति जो है अपनी सेंसिटिविटी शो करते हैं। और एंजाइम्स तो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं इसके लिए, रिएक्शन के लिए, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, सामान्य 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, और इनकी जो बेस्ट एक्टिविटी होती है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, यानी ऑप्टिमम रिएक्शन जो है वो उनकी 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। और ज़्यादा उच्च ताप भी हो जाता है, यानी कि 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड, तभी भी ये डी नेचर हो जाते हैं। तो लोअर टेम्परेचर पर ये 0 और 0 से नीचे, और हायर टेम्परेचर पर 60 to 65 तक ये टॉलरेट करते हैं। इसके बाद वो डी नेचर हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, और उनकी जो बेस्ट एक्टिविटी होती है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पर। एक्सेप्शन इज सीट,
जो डोरमेंट सीड होते हैं, है ना, जैसे हम डोरमेंट सीड्स के लिए कहते हैं कि वो मृत नहीं है। डोरमेंट सीड वो हैं जो कि वाइबल हैं, जिनमें जीवन की क्षमता है। तो उसमें क्या होता है कि एंजाइम इनर्ट हो जाते हैं, और एंजाइम इनर्ट होने से उनमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती है। तो ऐसे एंजाइम जो होते हैं वो सब इसलिए होता है कि एंजाइम्स वहाँ उसमें जल नहीं होता है ना। तो लो हाइड्रेशन, शुष्क अवस्था में है। लो हाइड्रेशन यानी जल की कमी के कारण जो बीज होते हैं, बीजाणु होते हैं, उनमें 100 से 120 तक का टेम्परेचर पर भी एंजाइम जो है वो ख़त्म नहीं होते हैं, है ना, डी नेचर नहीं होते हैं, क्रिया नहीं होते हैं, सक्रिय नहीं होते हैं, लेकिन वो डी नेचर नहीं हो पाते हैं, खराब टूटते नहीं हैं। और जब वाटर उनको अवेलेबल हो जाता है तो सीड में जर्मिनेशन होता है और एंजाइम्स अपनी रिएक्शन करते हैं। एंजाइम्स की फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि ये उत्प्रेरक प्रकृति के होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। तो इनकी छोटी सी भी मात्रा जो होती है, अत्यंत सूक्ष्म मात्रा, सबस्ट्रेट की काफ़ी मात्रा को उत्पाद में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। इनकी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा सबस्ट्रेट की काफ़ी मात्रा को उत्पाद में परिवर्तित करने की ये यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो एंजाइम जब अपनी रिएक्शन करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जिस पर रिएक्शन करते हैं उस पदार्थ को हम सबस्ट्रेट कहते हैं, क्रियाधार, और जो पदार्थ बनते हैं बदले में रिएक्शन के एंड में, उसे कहते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद, ठीक है। तो प्रोडक्ट का जितना उत्पादन होता है वो उसके टर्नओवर नंबर को दर्शाता है, जिसको हम डेफिनेशन के रूप में देखें। ये 1 नंबर की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। एंजाइम के एक अणु द्वारा प्रति मिनट क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट के जितने अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है वह उसकी आणविक सक्रियता या टर्नओवर नंबर कहलाती है। ये डेफिनेशन याद करिएगा, ठीक है। एंजाइम के एक अणु के द्वारा 1 मिनट प्रति मिनट जितने भी सबस्ट्रेट के जितने अणुओं को प्रोडक्ट के अणुओं में कन्वर्ट किया जाता है वो उसका टर्नओवर नंबर करता है, ठीक है। तो इस टर्नओवर नंबर से ही किसी भी एंजाइम का जो कैटालिटिक उसका जो कैपेसिटी है उसका पता चलता है कि उसकी जो रिएक्शन है, कैटालिटिक रिएक्शन फास्ट है कि स्लो है, वो इस पर डिपेंड करेगी कि 1 मिनट में कितने उत्पाद का निर्माण हो रहा है। 5th कैरेक्टर है रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अभी शुरू में जैसे शुरू किया था मैंने ये लेक्चर, बताया था कि एंजाइम जो होते हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं किसी भी रिएक्शन में, है ना। तो वही चीज़ एंजाइम्स जो होते हैं किसी भी अभिक्रिया के लिए रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल भी होते हैं। जैसे कि फैट है, वसा है, स्टार्च नहीं है, ये च है ना, स्टार्च का जो संश्लेषण होता है, जिन एंजाइम की आवश्यकता होती है वही एंजाइम इनके हाइड्रोलिसिस यानी जल की उपस्थिति में इनको तोड़ने का काम भी करते हैं, है ना। जैसे फैट है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनते हैं, तो वो एंजाइम्स के द्वारा ये टूटे, मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ने मिलकर एंजाइम का निर्माण किया लाइपेज, और वापस इसको तोड़ने का काम वापस लाइपेज के द्वारा किया जाता है, जो कि हाइड्रोलिजिंग वाटर की उपस्थिति में उनको वापस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो इस तरह से रिवर्सिबल एक्टिविटी भी होती है। एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, विशिष्टता शो करते हैं। ये 4 प्रकार की विशिष्टता शो करते हैं, है ना। किसी भी रिएक्शन, कोई भी जो रिएक्शन होती है उसमें जब एंजाइम अपनी रिएक्शन करते हैं तो उनकी जो क्रियाशीलता होती है वो विशिष्ट होती है, यानी विभिन्न एंजाइम एक ही सब अभिकारक को विभिन्न क्या बोलेंगे प्रोडक्ट में परिवर्तित, यानी एक क्रियाधार को अलग अलग प्रोडक्ट में बदल सकते हैं, है ना। इसके अलावा एक एंजाइम विभिन्न रिएक्टेंट पर क्रिया करके विभिन्न उत्पाद बनाते हैं। तो सामान्यतः एंजाइम जो होते हैं
वो 4 प्रकार की विशेषता प्रदर्शित करते हैं। पहली विशेषता है निरपेक्ष विशेषता, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। ठीक है, क्या होता है, जब एंजाइम केवल एक विशिष्ट अभिकारक पर क्रियाशील होते हैं तो उन्हें निरपेक्ष विशेषता कहते हैं। ठीक है, यूरिएज है, मॉल्टेज है, आर्जिनेज है, यानी केवल आर्जिनिन पे, जैसे यूरिएज है तो यूरिया पे क्रिया करेगा, मॉल्टेज है तो मॉल्टोज पे करेगा, आर्जिनेज है तो आर्जिनिन निर्माण करेगा। इसको मतलब बनाने और तोड़ने दोनों काम जो उसकी रिवर्सिबल एक्टिविटी होती है करेगा। इसके अलावा और किसी भी उत्पाद पे क्रियाधार पे वो काम नहीं करेगा। तो उनका नामकरण भी उसी अभिकारक के नाम पर पड़ गया। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो बॉन्ड स्पेसिफिक, यानी एक विशिष्ट प्रकार के बॉन्ड को ही तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है कि राइबोन्यूक्लियेज ए, एक एंजाइम जो है वो आरएनए में जो पायरिमिडिन, प्यूरिनो पायरिमिडिन जो रहती हैं क्षारें, जो पायरिमिडिन के 3 कार्बन एंड सिरे पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। तो स्पेसिफिक है, उस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को वो तोड़ेगा राइबोन्यूक्लियस ए, और वो भी किसके, पायरिमिडिन के, और वो भी कहाँ पर, 3 कार्बन एंड पर। तो ये उसकी स्पेसिफिसिटी हो गई, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। अब ग्रुप स्पेसिफिसिटी। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि सबस्ट्रेट के समूह पर क्रियाशील होते हैं, यानी एक एंजाइम एक से अधिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है, तो वो जितने भी विभिन्न अल्कोहल हैं उन पर, और इसी तरह हेक्सोकाइनेज है, हेक्सो मतलब 6, तो 6 कार्बन की जितनी भी शर्कराएं हैं उन सब पर वो उसकी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो एक एंजाइम उससे रिलेटेड जितने भी क्रियाधार हैं उनके प्रति स्पेसिफिक या विशिष्ट होता है। अब लास्ट उसका है स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी जो समयावयी रूप होते हैं ना, एल और डी जो फॉर्म होती हैं, उसके प्रति भी एंजाइम विशिष्टता शो करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर के रूप में। यानी कुछ एंजाइम्स क्रियाधार के ऑप्टिकल आइसोमर के रूप पर क्रियाशील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल है ना, लीवो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम एल अमीनो एसिड पे काम करेगा, डी एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम डी अमीनो एसिड अमीनो अम्ल पर ही काम करेगा। तो अमीनो अम्ल के जो 2 आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उनके लिए एंजाइम्स भी दोनों के लिए अलग अलग हैं। तो ये इसकी विशेषता हो गई, जिसे कहेंगे स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। एंजाइम्स पीएच के प्रति भी प्रभावी होते हैं। हर एंजाइम का, ज़्यादातर एंजाइम्स का पीएच जो होता है, ज़्यादातर एंजाइम्स पीएच लो या हाई, यानी 7 से कम या 7 से अधिक, यानी हम कह सकते हैं कि एसिडिक या एल्कलाइन माध्यम में काम करते हैं। और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, है ना, 7 पीएच पे काम करते हैं। और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनका पीएच, बहुत ही कम एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो पीएच से प्रभावित हुए बगैर अपना काम करें। तो उनमें जो एग्जाम्पल है वो यूरिएज का है। तो यूरिएज का पीएच के परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कैटेगरी में आएगा जिसका पीएच पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन पेप्सिन जो होता है, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, पेप्सिन जो होता है वो कम पीएच पर, लगभग 1.5 हाईली एसिडिक माध्यम में काम करता है, जबकि ट्रिप्सिन जो होता है वो एल्कलाइन माध्यम में काम करता है। ठीक है, तो पीएच में अत्यधिक परिवर्तन होने से एंजाइम जो होता है वो डीनेचर हो जाते हैं। तो पीएच में परिवर्तन होना, जैसे अगर जो पेप्सिन है वो 1.5 एसिडिक माध्यम में 1.5 पे काम कर रहा है और पीएच जो है वो 3 भी हो गया, तो वो एसिडिक मीडियम में ही रहेगा, तो उसकी एक्टिविटी इतनी प्रभावित नहीं होगी। लेकिन वही पीएच अगर 6 या 7 तक पहुंच जाता है या 7 से अधिक हो जाता है तो वो पेप्सिन जो है वो डीनेचर हो जाएगा, फिर वो क्रियाविहीन हो जाएगा, काम नहीं करेगा। 8th जो प्रॉपर्टी है एंजाइम की वो है उसका सक्रियता। एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है उसको भी सक्रिय और ज़्यादा किया जा सकता है।
ठीक है। तो कुछ पदार्थ एंजाइमों की सक्रियता को बढ़ाते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर द्वारा एंजाइम की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कुछ प्रिकर्सर एंजाइम से मिलकर सक्रिय एंजाइम का निर्माण कर देते हैं ना। उदाहरण के लिए हम देखें, कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो उनके एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाते हैं। तो कुछ पूर्ववर्ती पदार्थ ऐसे होते हैं जो एंजाइम के साथ मिल जाते हैं और एक्टिव एंजाइम का निर्माण करते हैं। कुछ इसके अतिरिक्त कुछ सक्रियक उच्चतम क्रियाशीलता के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का काम करते हैं। यानी कुछ एक्टिवेटर ऐसे होते हैं कि जो रिएक्शन चल रही है उस रिएक्शन को फेवरेबल कंडीशन उत्पन्न कर देते हैं, जिससे कि स्मूथली वो रिएक्शन कैटेलाइज होती रहे, उत्प्रेरित होती रहे एंजाइम के द्वारा और चलती रहे, है ना। उसको जिससे कि उसका जो एनवायरनमेंट, जो अनुकूल वातावरण है, वो काम करने लायक बन जाए। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि इनिबिटर्स को, एंटी इनिबिटर्स का काम करते हैं। कुछ सक्रिय कैसे होते हैं जो एंटी इनिबिटर कौन होते हैं? संदमक वो पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं, संदमित कर देते हैं, इनिबिट कर देते हैं। ठीक है। तो वो एक्टिवेटर एंटी इनिबिशन का काम करते हैं। यानी वो जो संदमक है उस संदमकों के प्रति संदमक का काम करते हैं, उसकी एक्टिविटी को रोक देते हैं, जिससे कि एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो निरंतर जारी रहे। लास्ट जो एंजाइम की प्रॉपर्टी है वो एंजाइम इनिबिशन है। यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंजाइमों की क्रियाशीलता को बाधित करते हैं, उन्हें इनिबिटर्स कहते हैं। अभी इससे पहले मैंने बताया एक्टिवेटर, जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अब ये है एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इनिबिटर्स। इनिबिटर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और ये आपके सिलेबस के अंदर अलग से एक टॉपिक भी दे रखा है, तो इसको डिटेल में आगे मैं पढ़ाऊँगी। अभी हम इन शॉर्ट एक प्रॉपर्टी के तौर पर एंजाइम की यहाँ पर लेते हैं। इनिबिटर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव। नाम बता रहा है प्रतियोगितात्मक और अप्रतियोगितात्मक बाधक। ठीक है। तो प्रतियोगितात्मक क्या होते हैं? इनकी जो स्ट्रक्चर जो होता है वो अब जिस पर एंजाइम रिएक्शन करते हैं, यानी जो अभिकारक होता है ना, उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। इससे क्या होता है कि एंजाइम के सक्रिय स्थल पर व्यवस्थित होकर इससे अभिकारक के लिए अनुपलब्ध करा देते हैं ना। जहाँ पर जाके, ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि एंजाइम पर एक साइट होता है जिसे एक्टिव साइट कहते हैं। ये एंजाइम का जब स्ट्रक्चर बताएंगे तब बताऊंगी। तो वो उस एक्टिव साइट में जो सबस्ट्रेट जाकर जुड़ता है। तो ये एंजाइम्स ये जो इनिबिटर्स क्या करते हैं, वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन कर रहे हैं ना, तो इस जगह पर ये सबस्ट्रेट को नहीं जुड़ने देते और इनिबिटर खुद जाकर यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इनिबिटर जुड़ जाता है एक्टिव साइट पर। तो फिर जब इनिबिटर जुड़ गया तो एंजाइम को जो प्रोडक्ट का निर्माण करना था वो प्रोडक्ट का निर्माण नहीं हो पाता। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि मेलोनेट जो होता है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए एक इनिबिटर के रूप में काम आता है। जैसे मैं अभी चित्र सहित इसको बाद में आगे आपको पढ़ाऊंगी, है ना। तो डिहाइड्रोजिन, इस मेलोनेट की जो संरचना होती है वो सक्सिनेट की तरह होती है। तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो सक्सिनेट पर क्रिया ना करके मेलोनेट से इसकी क्रिया होने लगती है, तो प्रोडक्ट का निर्माण फिर नहीं हो पाता है। दूसरे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव में ये सक्रिय स्थल पर संलग्न नहीं होते हैं, बल्कि एंजाइम की संरचना या उसके जो सक्रिय स्थल के विन्यास में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे कि एंजाइम की क्रियाशीलता बाधित हो जाती है। तो एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है, उस एंजाइम के एक्टिव साइट का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो बदल देते हैं। जैसे कि अगर ये इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है और उस कॉन्फ़िगरेशन को उन्होंने ऐसे कर दिया, तो जो भी सबस्ट्रेट है उस इस तरह आकर उसको जो जुड़ना था वो नहीं जुड़ पाता सक्रिय स्थल पर आके, और आगे प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता, रिएक्शन ही नहीं होती और आगे प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता है। तो ये एंजाइम्स का काम, ये
ये क्रियाधार की तरह की संरचना वाले नहीं होते हैं, ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंजाइम की क्रियाशीलता को बाधित करते हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स, जैसे भारी धातु जिसे कहते हैं, है ना, Hg है, Pb है, पारा वगैरह, और कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर H2S है, ये H2S है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S गैस है, और सबसे अच्छा साइनाइड। साइनाइड तो अगर आपने सुना होगा कि कई बार लोग कहते हैं कि अभी तक इसका स्वाद तक नहीं चख पाए हैं, स्वाद तक क्लियरली कोई बताने के लिए नहीं बचा कि चखते हैं जीभ टंग पे रखते ही ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को के जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको इनएक्टिव कर देता है और श्वसन बाधित होते ही मर जाते हैं, इंसान मर जाता है। तो साइनाइड को एक जहर के फॉर्म में श्रीलंका में जब वहाँ पर लिट्टे आतंकवादी हुआ करते थे, वो अपने गले में इस तरह का कैप्सूल रखते थे, जब पुलिस अगर सेना या पुलिस उनको पकड़ती थी तो वो तुरंत उसको खा जाते थे, जीभ पे रखते ही तुरंत 1 मिनट के अंदर इंसान मर जाता है। तो ये साइनाइड जो होता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के जितने भी रेस्पिरेशन से संबंधित एंजाइम्स होते हैं उनको ये इफ़ेक्ट करता है, तो वो रेस्पिरेशन बाधित हो जाता है। तो इस तरह से एक एंजाइम्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। एंजाइम्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लीजिए और नोट्स तैयार कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।